Hello everyone, my name is Bahadur Modi and I am an English and SS teacher in Sarjanam English Medium School at Natyajuna. And today we start our new chapter, chapter number 16, Economic Liberalization and Globalization. ठीक है, Economic Liberalization and Globalization. It's our new part of the about economics, right? So now I'm going to start, right? When India became independent in 1947, our government accepted the path of planning to achieve speedy economic development. जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 को, ठीक है, तब से हमारी जो गवर्नमेंट थी, उस टाइम की जो करंट गवर्नमेंट थी, तब से वो हमारे देश की इकोनॉमी को किस तरह से स्पीडी यानी कि फास्टली उसको इकोनॉमिक ग्रो हम अचीव कर पाए, इकोनॉमिक प्लानिंग को और इकोनॉमिक ग्रो हम ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में किस तरह से हम गेन कर पाए, उसके बारे में वो कदम उठाने लगे. It took over the charge of achieving speedy economic development by the implementing the 5-year plans. उसके बाद जो गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कुछ अच्छे कदम उठाए, उसमें से थे 5 साल का जो जिसको हम पंचवर्षीय योजना कहते हैं, ठीक है. तो द डेवलपमेंट बाय द इम्प्लीमेंटिंग जो इम्प्लीमेंटिंग किया 5-year प्लान्स, जैसे हम पंचवर्षीय योजना जिसको बोलते हैं वो इम्प्लीमेंट किया, वन आफ्टर द अदर. उसके बाद में, ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहले जो उसने गवर्नमेंट ने काम किया इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, स्पीडली डेवलप करने के लिए, अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव करने के लिए, कि भाई दे इम्प्लीमेंट द 5-year प्लान जिसको हम पंचवर्षीय योजना बोलते हैं. मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैव बीन अनाउंस फॉर दिस. उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी को अनाउंस किया गया, फिस्कल पॉलिसी को अनाउंस किया गया और इंडस्ट्रियल पॉलिसी को भी अनाउंस किया गया. Although many of these plans were completed, success was not attained in achieving economic development in a true sense. अगर हम सही में देखें तो जो रियलिटी में जो मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो भी पॉलिसी अनाउंस की और डेवलपमेंट अचीव करने के लिए, देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव करने के लिए, तो वो प्रैक्टिकली इतनी सक्सेसफुल नहीं थी. Hereby government investigated the cause for failure and determined to give new form for a different economic policy in order to rectify the error done in the past. तो इसी वजह से गवर्नमेंट अभी जो रीज़न थे, कोज थे कि किस कोज की वजह से जो इकोनॉमिक प्लानिंग था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, कौन कौन से रीज़न थे, कौन कौन से फैक्टर थे जिसकी वजह से ये फेलर हुआ, तो उनके लिए गवर्नमेंट सर्चिंग करने लगी, नया वो एरर फाइंड करने में लग गई कि जो पास्ट में हमने गलतियाँ की थी वो आगे ना करें, वो चीज़ें के बारे में वो सोचने लगे. इन दैट रिगार्ड इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991, तो इसी चीज़ को रिगार्ड में रखते हुए 1991 में such economic reform were implemented which could strengthen economic development. तो उसके बाद जो 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, उदारीकरण की वजह से जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ 1991 में, वो काफ़ी सख्त स्ट्रेंथन था, पावरफुल था. विच आर नॉन एज अ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. यानी कि आज़ादी के बाद गवर्नमेंट ने 1991 में जाकर कुछ इम्प्लीमेंट किया, कुछ नया सोचा, कुछ अलग सोचा. वो जो पॉलिसी 1991 में लाए, उस टाइम पे जो मनमोहन सिंह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उस टाइम पे जो देश को आगे बढ़ाने के लिए, दुनिया के साथ कदम पे कदम मिलाने के लिए जो पॉलिसी स्टार्ट की, उस पॉलिसी को हम जानते हैं लिबरलाइजेशन, उदारीकरण जिसको बोलते हैं, उदारीकरण रखना, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटीकरण करना, है ना, और ग्लोबलाइजेशन यानी विश्व को अपने देश में इन्विटेशन देना कि आप आइए यहाँ पे बिजनेस कीजिए. तो ये जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, दिस वाज इंट्रोड्यूशन इन 1991. ठीक है, तो स्टूडेंट वी गोइंग टू लर्न अबाउट दैट 3 पॉइंट: liberalization, privatization and globalization. These 3 points how impact on our economics and
what are the benefit that we gain from this policy, that we going to know. So first one is economic लिबरलाइजेशन. ठीक है, तो हम पहले पॉइंट देखेंगे इकोनॉमी लिबरलाइजेशन के बारे में. Sorry, my big pardon. Government gradually reduce the restriction and control the imposed on private sector and encourage the economic development. Government गवर्नमेंट ग्रेजुअली यानी कि गवर्नमेंट धीरे धीरे रिड्यूस द रेस्ट्रिक्शन ऑन कंट्रोल इम्पोज ऑन प्राइवेट सेक्टर. जो प्राइवेट सेक्टर पे कुछ कंट्रोल थे जो गवर्नमेंट ने काफ़ी इम्पोज किए हुए थे, उसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल किया हुआ था, वो थोड़ा कम करने लगे. धीरे धीरे वो रिड्यूस करने लगे, कम करने लगे. एंड इनकरेज द इकोनॉमी डेवलपमेंट. और जो इकोनॉमी डेवलपमेंट को इनकरेज करने लगे, आप ज़रा इकोनॉमी पे ज़्यादा फोकस कीजिए, प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस कीजिए. मार्केटाइजेशन जैसे मार्केट सिस्टम में होता है ना, उसी प्रकार से उसमें ज़्यादा फोकस कीजिए. तो उस चीज़ पे गवर्नमेंट ने ज़्यादा फोर्स किया. प्राइवेट कंपनी को थोड़ी लिबरल किया, थोड़ा फ्री किया, थोड़ा उसको उसके जो रेस्ट्रिक्शन थे, उसको प्रतिबंधित थे, वो सब कुछ चीज़ें उसको काफ़ी रेस्ट्रिक्शन किए, उसको काफ़ी कंट्रोल, उसको काफ़ी थोड़ा फ्री हैंड दिया. दिस इज़ नॉन एज अ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन. इसको हम इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कहते हैं. जरा आप इसको अंडरलाइन कर लो कि व्हाट इज़ द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन. तो गवर्नमेंट ग्रेजुअली रिड्यूस द रेस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल इम्पोज ऑन द प्राइवेट सेक्टर एंड एनकरेज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन. गवर्नमेंट जो चार्जेस कम करती है, रेस्ट्रिक्शन कम करती है, उसको फ्री हैंड देती है, ठीक है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इनकरेज करती है, उस चीज़ को इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कहते हैं. Main economic reforms related to liberalization which were made in the earlier period were as per. जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो बेनिफिट हुए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो बेनिफिट हुए, जो उसको फ़ायदे मिले उस टाइम पे, वो यहाँ पे है, हम देखेंगे. पहला है देयर वॉज रिजर्वेशन फॉर 18 इंडस्ट्री. पहला किया गवर्नमेंट ने 18 इंडस्ट्री को रिजर्वेशन किया, इसको रिजर्व रखा. फॉर द इंडस्ट्रीज अदर देन दैम कंपल्सन टू टेक द गवर्नमेंट परमिशन वॉज एलिमिनेटेड. 18 इंडस्ट्री के अलावा जो भी दूसरी कंपनी है उसको कंपलसरी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी कुछ भी करने के लिए, एलिमेंटेन के लिए. एरिया अदर देन रेलवेज, atomic energy and defense were open for private sector. Areas other than रेलवे, एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस के अलावा सारे जो सेक्टर थे वो प्राइवेट कंपनी के लिए खोल दी गई है. कि प्राइवेट कंपनी कोई भी सेक्टर में जा सकती है. पहले क्या था, कुछ लिमिटेशन थी, कुछ सेक्टर में गवर्नमेंट नहीं जा सकती थी. टेलीकॉम में थी, टेलीविज़न में थी, कुछ काफ़ी सारे एरिया थे जिसमें प्राइवेट कंपनी इंटरफेयर नहीं कर सकती थी. इट्स ओनली कंट्रोल थ्रू द गवर्नमेंट था. मगर अभी गवर्नमेंट ने क्या किया 1991 के बाद, जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी के बाद, कि रेलवे, एटॉमिक एनर्जी और डिफेंस के अलावा सारे जो सेक्टर थे वो खोल दिए प्राइवेट कंपनी के लिए. ट्रेडिशन ऑफ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन फॉर इंडस्ट्री वॉज कैंसल. जो एक प्रथा थी, ट्रेडिशनल था कि कोई भी इंडस्ट्री को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसको कैंसिल कर दिया. फोर्थ वन था provision to take government permission for setting up industry which do not cause pollution and are not hazardous for environment was cancelled. कि जो एक प्रोविज़न था कि जो गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी उसको इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए, कि जो विच डू नॉट कॉज पोल्यूशन, कि जो पोल्यूशन क्रिएट ना करे, विच डू नॉट कॉज पोल्यूशन, जिसकी वजह से पोल्यूशन क्रिएट ना हो, इस और पोल्यूशन का दूषण ना हो, ऐसी एनवायरनमेंट की जो परमिशन लेनी पड़ती थी उसको भी कैंसिल कर दिया. उसके काफ़ी नेगेटिव इम्पेक्ट हम देख रहे हैं, बट उस टाइम पे जो ठीक लगा उन्होंने किया हुआ. तो ये फोर्थ थे जो लिबरलाइजेशन के रिलेटेड रिफॉर्म थे, वो फोर्थ रिफॉर्म है. पहला था कि 18 इंडस्ट्री को रिजर्व में रखा और बाकी सारे इंडस्ट्री थे उसको कंपलसरी उसको परमिशन लेने के लिए कंप्लीट किया. और जो 3 एरिया थे, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे और डिफेंस, उसके अलावा सारे रास्ते गवर्नमेंट ने खोल दिए प्राइवेट कंपनी के लिए. एक ट्रेडिशनल थी कि कोई भी इंडस्ट्री को अगर एस्टेब्लिश करना है तो कंपलसरी उसको परमिशन लेना है, दैट वाज कैंसल्ड.
एंड प्रोविजन टू टेक द गवर्नमेंट परमिशन फॉर सेटिंग अप द इंडस्ट्री विच डू नॉट कॉज पोल्यूशन, जो पॉल्यूशन के बगैर कोई इंडस्ट्री अगर सेटअप हो ऐसी परमिशन लेनी थी वो भी कैंसिल कर दी। तो कोई भी इंडस्ट्री कहीं भी इंडस्ट्री लगा सकता था, पोल्यूशन की कॉज हो उसके पोल्यूशन के बारे में सोचे बिना भी वो इंडस्ट्री लगा सकता था। तो ये थे 4 रिफॉर्म्स। उसके बाद व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द लिबरलाइजेशन दैट वी वांट टू नो। सो एडवांटेज ऑफ liberalization, as a result of liberalization, private sector has got an opportunity to make the concentrate development which led to increase in production। तो इससे क्या हो गया कि प्राइवेट कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिल गया, वो किसी भी टेंशन के बगैर इससे अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपने प्रोडक्शन को और ज़्यादा डेवलप कर सके, उसके इंक्रीज़ कर सके। सेकंड बेनिफिट हुआ, एडवांटेज हुआ कि बिकॉज ऑफ एक्सेप्टिंग द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबल ट्रेड स्टार्टेड द गेटिंग एन इम्पटस एंड देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन अ ग्लोबल ट्रेड। तो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी वजह से ग्लोबल ट्रेड थे, जो दूसरे देश के व्यापारी जिसको बोलते हैं ग्लोबल ट्रेड, वर्ल्ड के दूसरे बिजनेसमैन, वो भी इंटरेस्ट लेने लगे, उसको भी प्रोत्साहन मिला और वो भी उनके साथ भी ग्लोबल ट्रेड का भी काफ़ी इंक्रीज हुआ। यहाँ के जो लोकल ट्रेड थे, बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो लोग ग्लोबल के साथ भी अच्छे खासे बिजनेस करने लगे। बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ द फॉरेन ट्रेड देयर हैज़ बीन इंक्रीज अ रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन के साथ अभी एक्सचेंज होने लगा, डॉलर पाउंड के साथ, यूरो के साथ हमारा बिजनेस होने लगा। तो उससे क्या बेनिफिट हुआ कि गवर्नमेंट अपने फॉरेन करेंसी को भी काफ़ी फॉरेन करेंसी काफ़ी एक्सचेंज होने लगी बिजनेस में, तो हमारा जो फॉरेन रिजर्वेशन था वो भी बढ़ने लगा। सो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इंक्रीज ड्यू टू द लिबरलाइजेशन। जो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो इंडस्ट्री ये लिबरलाइजेशन को जो प्रोत्साहन मिला, तो उसकी वजह से जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर था, कंस्ट्रक्शन था, साइट, सब सारी जो चीज़ें थी इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सारी चीज़ आती है, जिसमें आप मॉल ले लो, फैक्ट्रीज़ के एरियाज़ ले लो, हाउस ले लो, रोडवेज ले लो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ले लो, अदर फैसिलिटी ले लो, ठीक है। तो काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट होने लगा। तो इन शॉर्ट we got a many advantage of the liberalization in India. नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ लिबरलाइजेशन, कौन कौन से नुकसान थे लिबरलाइजेशन की वजह से, वो हम देखेंगे। पहला था, इन स्पाइट ऑफ डिक्रीज इन रिस्ट्रिक्शन मोनोपोली कुड नॉट बी चेक्ड। तो इन स्पाइट ऑफ द डिक्रीज रिस्ट्रिक्शन, जो रेस्ट्रिक्शन को डिक्रीज कर दिया, प्रतिबंधित को जो कुछ कंट्रोल था उसको डिक्रीज कर दिया, तो मोनोपोली कुड नॉट बी चेक्ड। तो वो मोनोपोली उन लोगों की कौन सी थी वो चेक नहीं हो पा रहे थे, जो इस बेस पे वो काम कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी, उसका एम क्या है वो हम चेक नहीं कर सकते थे। एज फोकस हैज़ ओनली बीन पेड ऑन इंडस्ट्री सेक्टर, इंडिया हैज़ रिमेन्ड बैकवर्ड इन डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर फील्ड। एक ही चीज़ पे फोकस ज़्यादा किया गया कि इंडस्ट्री सेक्टर को बहुत प्रोत्साहन मिल गया, तो इंडिया का जो मेन रूट था, मेन बेस था एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर फील्ड डेवलप होने से रह गया। तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि इंडिया इज एग्रीकल्चर कंट्री, सो नॉट नाउ बट द होल टाइम गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन ओनली इन एग्रीकल्चर फील्ड, बिकॉज more than 60% people who including into the agriculture line. So and the agriculture field generated the huge employment, but unfortunately at that time they focus only on paid on industry sector. So our main root sector is agriculture field that remain backward. Third one disadvantage था, देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन डिस्पैरिटी ऑफ इनकम। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि जो इनकम है उसमें काफ़ी डिस्पैरिटी आ गया, काफ़ी भेदभाव हो गया, क्योंकि इंडस्ट्री एरिया था, इंडस्ट्रियल्स थी, बिजनेसमैन थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने लगे, और गरीब थे वो ज़्यादा गरीब होने लगे, तो वो बैलेंस नहीं हो पाया गवर्नमेंट से। फोर्थ डिसएडवांटेज था, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स एंड डिक्रीज इन एक्सपोर्ट, फॉरेन डेब्ट हैज़ इंक्रीज। तो एक और चीज़ हुई कि हमारा जो इंपोर्ट था वो इंक्रीज़ हो गया था, और जो हमारा एक्सपोर्ट था वो डिक्रीज़ हो गया।
यानी कि जो हम यहाँ से गुड्स भेजते थे वो काफ़ी कम था और वहाँ से मंगवाते थे गुड्स और कमोडिटीज़ वो बढ़ गई थी। तो इसकी वजह से हमारा जो फॉरेन डेप्ट था वो बढ़ गया, यानी डेप्ट यानी जो हमारा फॉरेन कर्ज था, कर्जा बढ़ने लगा। तो ये 4 डिसएडवांटेज है, 4 एडवांटेज है और 4 इकोनॉमी लिबरलाइजेशन के जो रिलेटेड है वो 4 चीज़ थे। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है प्राइवेटाइजेशन। सो इन अ privatization means the process. What is the meaning of privatization? That I am going to tell you. Privatization means the process in which ownership and management of the industry unit under the state control is handed over the transfer to the प्राइवेट सेक्टर इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। इसको ज़रा हाईलाइट कर लो और अंडरलाइन कर लो, ये डेफिनेशन है प्राइवेटाइजेशन की। यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। प्राइवेटाइजेशन मीन्स द प्रोसेस, ये प्राइवेटाइजेशन ऐसी प्रोसेस है इन विच ओनरशिप, उसके ओनरशिप जो होता है ऑन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज यूनिट्स, जो इंडस्ट्री यूनिट्स को मैनेज करती है अंडर स्टेट कंट्रोल, वो स्टेट के अंडर कंट्रोल होता था, इज हैंडेड ओवर और ट्रांसफर टू द प्राइवेट सेक्टर। कि देखो कि जो चीज़ स्टेट पहले कंट्रोल करती थी, ठीक है, कौन सी चीज़ कंट्रोल करती थी, एक तो जो ऑनरशिप था और मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री यूनिट था। इंडस्ट्री यूनिट का जो मैनेजमेंट था वो पूरा पहले स्टेट कंट्रोल करती थी और जो ऑनरशिप थी वो भी पहले स्टेट कंट्रोल करती थी। ऐसी पॉलिसी किस में है? मार्केट पॉलिसी में नहीं है, ये सोशल पॉलिसी में है ना, हमने इकोनॉमी चैप्टर में देखा था। तो पहले क्या था कि मैनेजमेंट और ऑनरशिप का जो पूरा कंट्रोल होता था वो स्टेट के हाथ में था, मगर इस पॉलिसी के आ जाने की वजह से पूरा ट्रांसफ़र हो गया प्राइवेट सेक्टर को। यानी कि अब ऑनर भी प्राइवेट है और मैनेजमेंट भी पूरा प्राइवेट के कंट्रोल में हो गया, तो इसकी वजह से इसको प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। समझा? रशिया और चीन में ऐसी पॉलिसी है जो पूरा कंट्रोल रहता है ओनरशिप का और मैनेजमेंट इंडस्ट्री का, हम उसको सोशल बोलते हैं, है ना। मार्केट सिस्टम में नहीं आता है, सोशल सिस्टम में आता है। नेक्स्ट सिस्टम तो इंडिया ने एक्सेप्ट किया है। तो इस तरह से इसका मतलब हो गया प्राइवेटाइजेशन। बड़े तो फर्स्ट वन है, फर्स्टली दोज एरिया विच आर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर आर ओपन फॉर द प्राइवेट सेक्टर। तो जो एरिया जो पब्लिक के लिए खुले थे, जो पब्लिक के लिए रिजर्व थे, उनके लिए सिर्फ थे, लोगों के लिए, वो अभी प्राइवेट सेक्टर के लिए खुल गए। दूसरा क्या हुआ, स्टेट कीप्स द ओनरशिप ऑफ स्टेट ऑन कंपनीज अंडर इट्स कंट्रोल एंड गिव्स द चार्ज ऑफ द मैनेजमेंट टू द प्राइवेट कंपनीज, और स्टेट कीप मैनेजमेंट इन इट्स ऑन हैंड एंड गिव्स द ओनरशिप टू द प्राइवेट कंपनी। तो स्टेट कीप्स द ओनरशिप ऑफ द स्टेट ऑन कंपनीज, जो स्टेट की खुद की कंपनी थी उसकी ओनरशिप स्टेट ने रख ली, एंड कंपनी अंडर एंड इट्स कंट्रोल एंड गिव कंट्रोल के अंदर, और गिव्स द चार्ज ऑफ द मैनेजमेंट टू द प्राइवेट कंपनी। और जो चार्ज था मैनेजमेंट का, हैंडलिंग का पूरा चार्ज वो प्राइवेट कंपनी को दे दिया कि आप हम संभालो, ओनरशिप हम रखेंगे, आप पूरा हैंडल करो। और स्टेट कीप मैनेजमेंट इन इट्स ऑन हैंड एंड गिव्स ओनरशिप टू द प्राइवेट कंपनी। तो अभी क्या हो गया, और स्टेट खुद मैनेजमेंट करे, स्टेट खुद संभाले और उसकी ओनरशिप है वो प्राइवेट कंपनी को दे दे। ठीक है, तो दो तरह से था, एक में स्टेट ओनरशिप रखता है और प्राइवेट कंपनी मैनेजमेंट करती है, एक और है कि स्टेट मैनेजमेंट करता है और प्राइवेट कंपनी उसके ओनर हो। ठीक है, तो ये दो चीज़ें ये प्राइवेटाइजेशन में उभर के आई थी। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द प्राइवेटाइजेशन दैट वी गोइंग टू नो। देयर इज़ अ इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट इन द इंडस्ट्री सेक्टर। तो काफ़ी सारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, नंबर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज इन द प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। नंबर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स इन इंडस्ट्री सेक्टर देयर आर इंक्रीज मोर। Second, production has been increased in capital intensive and consumable commodity due to the privatization। देखो प्राइवेटाइजेशन की वजह से एक ही फोकस रहा कि प्रोडक्शन का, एक ही फोकस था कैपिटल, जैसे मार्केट सेक्टर में आता है ना, तो मार्केट सिस्टम में उसी तरह से एक चीज़ पे फोकस किया, ओनली कैपिटल, पैसे के ऊपर किस तरह से बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा गेन किया जाए, उसका ऑब्टेन था, उनका जो ऑब्जेक्टिव था ओनली प्रॉफिट था, और ना कि वो कंज्यूमेबल कमोडिटीज़ एंड कंज्यूमर कमोडिटीज़ भी था प्राइवेट कंपनियों का।
Working capacity of public sector has improved due to the privatization of public sector enterprise. तो जो वर्किंग कैपेसिटी थी वो भी पब्लिक सेक्टर से अच्छी हो गई प्राइवेटाइजेशन में, ठीक है। तो वर्किंग कैपेसिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर हैज़ इम्प्रूव, थोड़ा पब्लिक सेक्टर में भी जो वर्किंग कैपेसिटी थोड़ी बड़ी इम्प्रूव हो गई ड्यू टू द प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, कि जो पब्लिक सेक्टर थे गवर्नमेंट के, उसके अंदर एंटर किया प्राइवेट कंपनी के, तो उसकी वजह से पब्लिक सेक्टर का भी काफ़ी अच्छे से उनका जो पब्लिक वेलफेयर था, पब्लिक वर्किंग कैपेसिटी थी वो इम्प्रूव होगी। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन? कौन कौन से डिसएडवांटेज है प्राइवेटाइजेशन? हियर 3 आर डिसएडवांटेज। इकोनॉमिक पावर हैज़ सेंट्रलाइज एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो इकोनॉमी है उसी को प्राइवेट में रखा गया, सेंटर में रखा गया, क्या इकोनॉमी को ही फोकस किया गया, पैसे को। बिकॉज ऑफ विच एविल ऑफ मोनोपोली हैज़ इंक्रीज। तो इसकी ये एविल पॉलिसी थी कि सिर्फ पैसे ही कमाना है, लोगों का कुछ भला हो ना हो उसके बारे में कोई फिक्र नहीं हुई। ये एविल प्रोसेस थी, एविल ऑफ मोनोपोली, जिसको राक्षसी मोनोपोली बोलते हैं। तो इसमें बढ़ावा मिला, कैसे फोकस किया ओनली मनी मनी और मनी, ओनली इकोनॉमिक्स पावर, ओनली कैपिटल सेंटर इन दिस प्राइवेटाइजेशन। सेकंड था कॉटेज इंडस्ट्री हैव नॉट डेवलप प्रॉपरली ड्यू टू द प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन की वजह से कॉटेज इंडस्ट्री थे, जो छोटे मोटे जो उद्योग होते हैं ना, जो घर के अंदर जो घर पे उद्योग करते हैं, कुछ पोटर है, तो छोटे बड़े जो 20-25 लोगों के मिलके जो कॉटेज इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं, उनको उनका डेवलप हो नहीं पाया अच्छे से, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन पे पूरा फोकस हो गया। ओनली लार्ज इंडस्ट्री हैव बीन बेनिफिटेड। सिर्फ लार्ज इंडस्ट्री को इसमें बेनिफिट मिला, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री ऑलरेडी जो सक्सेस थी, पैसे वाले थे, उनको ज़्यादा बेनिफिट मिला। बल्कि छोटी जो कंपनियाँ थी जिसमें एक्चुअल लोग ज़्यादा इन्वॉल्व थे, उनको कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। थर्ड डिसएडवांटेज था प्राइस हैव नॉट रिमेन अंडर कंट्रोल ड्यू टू द प्राइवेटाइजेशन। दिस हैज़ लीड टू प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज। तो प्राइस में कंट्रोल नहीं रहा, क्योंकि अभी प्राइस का जो मैनेजमेंट था वो तो प्राइवेट कंपनी के हाथ में आ गया। कितनी प्राइस रखनी है, कितनी बढ़ानी है, पूरा डिसीजन तो अभी प्राइवेट कंपनी लेगी, क्योंकि उनको पूरी ऑनरशिप दे दी गवर्नमेंट ने। तो उसकी वजह से प्राइस राइज जिसको बोलते हैं महंगाई, वो बढ़ने लगी, क्योंकि अब तो वो अपने हिसाब से भाव रेट डिसाइड करने लगे। तो उसकी वजह से आम लोगों के लिए बहुत महंगी चीज़ें होने लगी, और अभी भी वी आर स्टिल नाउ फेसिंग द प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्राइस राइज। तो ये 3 डिसएडवांटेज थे। सो नाउ आई हैव टू पोस्ट दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट point we will continue on our next video section, in our next video section. So I hope you all got the point from my side. So please underline point, write down and memorize, and try to recall all things, right? So next point we will continue in our next video section. So please stay safe, take care of yourself, have a nice day, bye.